नमस्कार बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपका मेंटर आशुतोष सर आपके सामने। तो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को डिसाइड किया है कि 3 to 4 क्लासेस में ख़त्म करने का। ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और 3rd क्लासेस में मैं आपके सामने हूँ। मैं ज़्यादा बातें आज आपसे नहीं करने जा रहा हूँ और डायरेक्टली मैं टू द पॉइंट आ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जो देखा, ठीक है, वो ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर्स में आपके सामने था और उसमें हमने देखा केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। और उसके बाद जो हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस थे उसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इन सब पे मैंने चर्चा की थी। लेकिन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जिसको रिडॉक्स के पार्ट्स बोलते हैं, वो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इन लोगों को निकालकर भी मैंने बाहर रखा हुआ था। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस बात को लेकर कि सबसे पहले व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, रही बात एक्सोथर्मिक की, एक्सो मींस आउट, मतलब बाहर। तो वेन एवर एनी कंपाउंड इज हीटेड और बर्न और ब्रोकन डाउन सो दैट हीट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, जब किसी कंपाउंड के टूटने से ऊर्जा बाहर आती है, हीट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, दैट इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। while there are certain reactions in which heat energy is involved, जिसमें हीट एनर्जी यूटिलाइज होती है to bring about the chemical change, that is known as endothermic reaction. So that means in exothermic reaction heat is being released and in endothermic reaction heat energy is being involved. अगर हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल की, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और अगर हम डिफाइन करें तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे अगर हम ब्रीथिंग के बारे में कहें कि ब्रीथिंग क्या होता है, तो एक शायरी से हम आपको पहले बताते हैं कि if you breathe you will respire, if you don't breathe you will expire। अगर आप सांस लोगे तो आप जीवित रहोगे, आप सांस नहीं लोगे तो आप मर जाओगे। तो दैट मीन्स इंसान नहीं एक्सपायर होता है, इंसान की सांसें एक्सपायर होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है ड्यूरिंग विच exchange of oxygen and carbon dioxide takes place between the outer environment and the alveoli of the lungs। ठीक है, this is breathing, it is a simple physical process। while respiration, जहां breathing खत्म होता है उसी के बाद से respiration की कड़ी शुरू होती है। respiration may be defined as the breakdown of the complex organic food molecules in the presence of inhaled oxygen। जो हमने सांस लिया है, वो सांस में जो ऑक्सीजन लिया है, वो ऑक्सीजन जब शरीर के अंदर जाता है और हमारे भोजन को तोड़ता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग रेस्पिरेशन या हिंदी में श्वसन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन में बी डिफाइंड एज द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एज वेल एज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? ओके। अब ये जो एनर्जी होता है ना, इसलिए तो एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एंड माइटोकॉन्ड्रिया वो होता है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज रेस्पिरेशन अकर्स देयर, क्योंकि वहीं पर बेसिकली वो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और एनर्जी हमारी रिलीज होती है। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में एक्सोथर्मिक जो है वो रेस्पिरेशन है, तो एंडोथर्मिक क्या हुआ? एंडोथर्मिक इज फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सनलाइट आती है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, तो सनलाइट प्रोवाइड्स देम हीट ना, सनलाइट की जो हीट मिलती है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। तो क्या होता है कि प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, प्लांट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। दे इनटेक वाटर फ्रॉम द बॉटम, अपने ग्राउंड से नीचे से वो लोग क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। एंड व्हेन दे टेक हीट एनर्जी बाय सनलाइट, तो क्या होता है? दे फॉर्म ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये तो वो 2 प्रोसेस हो गए। अब इसके बाद सबसे ज्यादा जो आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम चीजें आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ी होंगी या फिर और भी लेक्चर्स में देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन राइटिंग द केमिकल रिएक्शन। तो मैंने आपके लिए पहले से यहां पर सारी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है और ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्या होंगे? व्हाट हैपेंस व्हेन
मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन। क्या होगा जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से ट्रीट किया जाएगा या मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? तो व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बीइंग फॉर्म। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑल द रिएक्शंस आर कमिंग फ्रॉम द एक्टिविटीज। सारी रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी और एक्टिविटीज से आएंगी जिन पर आपको फोकस करना है। तो जब मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, जलेगा उसके प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप इसको आराम से बैलेंस कर सकते हैं, फिर भी एक मैं दिखा दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल 2Mg और यहां पर 2MgO। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड? किसी भी एसिड से जिंक ट्रीट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड से, वो क्या बनाएगा? जिंक का सॉल्ट बनेगा। तो यहां पर क्या होगा? व्हेन जिंक विल बी ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये स्प्लिटिंग होगी, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये इसका निगेटिव पार्ट है। तो जिंक जो है मेटल है, ठीक है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ये यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। वैसे भी देखते हो ना आप लोग एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो दोज एलिमेंट्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन they are placed above the hydrogen, and those elements which are less reactive than hydrogen they are placed below the hydrogen। ठीक, ऐसी कंडीशन में जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा? यहाँ पे जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। तो क्या होता है? एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, अगर हमें पता करना है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल दिया? जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या डाल दिया? जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के टुकड़े डाल दिए, और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने डाल दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थोड़ी देर बाद यहां से एक गैस निकलनी शुरू होगी, वो गैस होगी कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। हम कैसे जान पाएंगे कौन सी गैस निकलेगी? जस्ट ब्रिंग ए मैच स्टिक, एक बर्निंग मैच स्टिक इसके पास लेके आओगे, ठीक है, और वो जैसे ही मैच स्टिक लाओगे, पॉप, एक आवाज आएगी, पॉप, इसे कहेंगे पॉप साउंड, ठीक है, द पॉप साउंड विल कम आउट, ठीक है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये बताएगा कि यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक। और ये जो रिएक्शन बन रही है वो बन रही है Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2, क्लियर। और ये क्या बन रहा है? जिंक क्लोराइड। अगर हम इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पर हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड रखते हैं तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर हमने जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। दिस इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। इन सारी रिएक्शंस को आप लिख लो, एग्जाम में ये रिएक्शंस आपके यहाँ आने जा रही हैं, बहुत ध्यान से इसको देखना। ये सारी रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी केमिस्ट्री में अगर आपको रिएक्शंस नहीं आती है, बाकी कुछ भी आता है, तो एवरीथिंग इज यूजलेस, ठीक है। तो केमिस्ट्री में रिएक्शन जो होती हैं बैकबोन होती हैं। तो ये क्या हुआ? सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होगा। अगर आयरन वाटर से तो आयरन रिएक्शन ही नहीं करता है, गर्म पानी से, उससे भी नहीं करता है। आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, ये किससे रिएक्शन करता है? स्टीम से। और स्टीम से रिएक्शन करता है तो बनता है FeO, नहीं। Fe2O3, नहीं। फिर क्या बनता है? ये बनता है Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या बनता है? Fe3O4। नीदर FeO इज फॉर्म नॉर Fe2O3 इज फॉर्म, बट Fe3O4 इज फॉर्म। ये Fe3O4 है क्या? इसको देखते हैं हम लोग। एक्चुअल में होता क्या है? ये FeO है, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं आयरन का सेकेंड ऑक्साइड। दिस इज आयरन सेकेंड ऑक्साइड। क्यों इसे बोलते हैं आयरन का सेकेंड ऑक्साइड? बिकॉज हियर आयरन इज इन द सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहां आयरन सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक। और ये ऑक्सीजन क्या है? -2। अगर हम बात करते हैं Fe2O3 की, तो यहां पर ऑक्सीजन इज -2 एंड आयरन इज +3। यहां आयरन अपने थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी इसकी थर्ड वैलेंसी है, +3 वैलेंसी है। यहां पर वैलेंसी क्या है? +2 है। इसको हम लोग फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फेरस ऑक्साइड। और इसे हम लोग बोलते हैं आयरन का थर्ड ऑक्साइड, और इसे हम लोग बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड। जब एक ही एलिमेंट की दो वैलेंसीज होती हैं तो जिसकी वैलेंसी कम होती है उसके आगे अस लगाते हैं लैटिन नेम के, क्योंकि लैटिन नेम आयरन का क्या है? फेरम, और उसके आगे अस लगाएंगे, ये हो जाएगा फेरस, और ये लैटिन नेम फेरम, आगे इक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? फेरिक। तो जब एक ही एलिमेंट की दो वैलेंसी होती है तो जिसकी वैलेंसी कम होती है उसके आगे फेरस, जिसकी ज्यादा होती है उसकी इक, तो फेरस फेरिक, क्यूपरस क्यूपरिक, ठीक है, ऑरस ऑरिक, इस तरीके से हम नाम लिखते हैं। और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये बनता है हमारा Fe3O4। क्या बनता है? Fe3O4। दिस इज मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट है, या इसे हम बोल सकते हैं आयरन का सेकेंड थर्ड ऑक्साइड।
यहां पर दोनों वैलेंसी कंबाइन नहीं होगी, यहां पर क्या होगा, दोनों की वैलेंसी को लिखना मस्ट है। तो आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, या इसे हम बोल सकते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं? फेरसोफेरिक ऑक्साइड, या इसे हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। क्या होता है? मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो इस तरीके से मैंने देखा कि जब Fe2O से रिएक्शन करता है तो उस समय Fe3O4 बनता है, ना कि Fe2O3 या FeO। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि यहां पर क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्विंग। आप इसको बैलेंस करते रहिएगा, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। What happens when कार्बन मोनोऑक्साइड is treated with हाइड्रोजन? क्या होगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से हम रिएक्शन कराएंगे, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देंगे, at that time what will happen? मिथेनॉल will be formed। क्या बनेगा? मिथेनॉल, CH3OH, मिथेनॉल। अभी तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैवंट स्टडीड द कार्बन एंड कंपाउंड्स। अभी आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नहीं पढ़ा है, दैट्स व्हाई यू डोंट नो अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स। आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में नहीं मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। अब मेरे आगे चतुर्वेदी लगा हुआ है तो मैं ब्राह्मण हूँ, सिंह लगा होता तो मैं क्षत्रिय होता, खान लगा होता तो मैं मुस्लिम होता, श्रीवास्तव लगा होता तो मैं कायस्थ होता। तो आशुतोष में तो कुछ नहीं रखा है ना, जो कुछ रखा है वो उसकी टाइटल में रखा हुआ है। यानी कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मेरा नाम के बहुत सारे लोग हैं जिनकी टाइटल अलग अलग हो। इन द सेम वे, मेथ मींस एक कार्बन। मेथ का मतलब क्या होता है? एक कार्बन। एथ का मतलब 2 कार्बन, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन। आगे OH लग गया तो एल्कोहल हो गया, CHO लग गया तो एल्डिहाइड हो गया, CO लग गया तो कीटोन हो गया, COH हो गया तो ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ऐसी कंडीशन में 1 कार्बन OH मिथेनॉल, ठीक, 1 कार्बन एंड OH मिथेनॉल। फिर 2 कार्बन या 3 कार्बन लेते हैं, 3 कार्बन एंड COH, ठीक, जिसमें 1 कार्बन ऑलरेडी COH है, तो क्या हुआ? प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन हैविंग कीटोन ग्रुप इन बिटवीन, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। ठीक है, 3 कार्बन हैविंग 1 एल्डिहाइड ग्रुप, प्रोपेनल। इसी तरीके से, और अगर 3 कार्बन हैविंग OH ग्रुप, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, इथेनॉल, इथेनल, इथेनोइक एसिड, मिथेनल, मिथेनोइक एसिड, ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फैसिनेटिंग है केमिस्ट्री। ठीक, तो फिलहाल अभी इसको आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज मिथेनॉल। तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराते हैं, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मिथेनॉल बन जाता है। फिर ये बहुत पहचानी हुई रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस। यस, यू आर राइट, फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। एंड एक्चुअली व्हाट हैपन हियर, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से कंबाइन करता है तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब अगर हमने यहां पर 12H2O लिया हुआ है तो यहां पर 6H2O भी रिलीज होगा, और अगर 6H2O लिया हुआ है तो कोई H2O यहां पे रिलीज नहीं होगा। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद 12H2O in the presence of sunlight, chlorophyll, it forms glucose along with the liberation of oxygen and water, along with the energy भी निकलती है which is in the form of ATP, 36 ATP of energy is being released। ठीक है, तो अभी मैंने इतनी रिएक्शंस देखी है। जो फर्स्ट रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सेकंड जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिथेनॉल, आयरन और स्टीम Fe3O4 दैट इज फेरसोफेरिक ऑक्साइड। अब क्या होगा जब चूने को हम पानी में डाल देंगे? बचपन से आप लोग देखते होंगे जब चूने को पानी में डाला था तो बुलबुला फूटता है। इट इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और क्या बन जाता है? इट फॉर्म्स CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे हम पोताई कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोताई। इसी पोताई को दीवार पे जब हम कर देते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के CO2 से रिएक्शन करके फर्दर, ये देख लेते हैं अलग से इसको कि व्हाट हैपेंस व्हेन लाइम वाटर, इसको हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो क्या होता है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है? इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बन जाता है, CaCO3, और साथ में वाटर इज बीइंग रिलीज। ठीक है, क्या होगा अगर हम इसको क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे? दैट मींस व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर लाइम वाटर। जब क्लोरीन हम लाइम वाटर के ऊपर पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? कुछ नहीं, इट विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो हम जान पा रहे हैं कि जब चूने को हम पानी में डालते हैं तो क्या बनता है?
स्लेक्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर CO2 पास कराते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर क्लोरीन पास कराते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी अपनी बात को और फास्ट रिएक्शन लेके चल रहे हैं। मीथेन, जब मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो क्या होता है, CO2 प्लस H2O, दिस इज कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन में बी डिफाइंड एज अ रिएक्शन इन विच एनी टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अलॉन्ग विद द हीट एंड लाइट एनर्जी। ये हम देख पा रहे हैं रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, जो फोटोसिंथेसिस है उसका जस्ट अपोजिट रेस्पिरेशन है, और रेस्पिरेशन में जो इस्तेमाल होता है रिएक्टेंट साइड में फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में वो बाहर निकल के आता है, और हम देख पा रहे हैं कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है along with the energy in the form of ATP। ठीक है, दिस इज रेस्पिरेशन एंड दिस इज फोटोसिंथेसिस। व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरस सल्फेट इज बीइंग हीटेड इट फॉर्म्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये दो गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड along with the formation of Fe2O3। अगर आपके यहाँ टर्म 1 एग्जाम हुआ होगा प्री बोर्ड तो ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं लाइम स्टोन को, इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसको देखा था। What happens when lead nitrate is heated? भाई मैंने कहा था आम के पेड़ को हिलाओगे तो आम गिरेगा, बेर के पेड़ को हिलाओगे तो बेर गिरेगा। तो अगर कोई नाइट्रेट सॉल्ट है और उसको हम हीट करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, NO2 निकलेगा। क्या निकलेगा, NO2। तो ये बनेगा आपका PbO प्लस NO2 प्लस O2। बैलेंस कर लेना इसको, आपका लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और साथ में क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। सिल्वर क्लोराइड, कहीं भी AgCl देखो या कहीं भी AgBr देखो तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। दिस इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन Fe is treated with copper sulfate, दिस इज कंप्लीटली ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, और ऐसे में Fe will displace copper and it will form FeSO4 along with the liberation of copper. This is double displacement reaction. And the last reaction, what happens when sodium sulfate is treated with barium chloride? क्या होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसका पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ में, इसका पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ में, एंड इट विल फॉर्म barium sulfate along with the liberation of sodium chloride. This is a white precipitate which will deposit, जो नीचे बैठ जाएगा। तो these are the important reactions, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको अभी हमने देखा है। कौन कौन सी रिएक्शंस देखी हैं, ये आपके सामने है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 4 रिएक्शंस आर मोर लेफ्ट। 4 रिएक्शंस अभी और बाकी है, जो मैं डेफिनेटली आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम जब आपको कोरोजन दिखाएंगे, रेंसिडिटी बताएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बताएंगे, तो उन तीनों में हम आपको ये बताएंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट एक दिए दे रहा हूं, और वो हिंट क्या है कि आप घर जाइएगा और देखिएगा कि एक ब्राउन कलर का मेटल है। कैसा है, ब्राउन कलर का मेटल। जब उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना लेता है। यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का नाम बताना है जो ब्राउन कलर का एलिमेंट है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ब्लैक कलर का कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होता है। आई नीड योर आंसर इन माई इनबॉक्स, मुझे इनबॉक्स में इस पे आंसर चाहिए, एंड प्लीज कमेंट इट। ठीक है, आप कमेंट करिए हमारे लेक्चर को, क्या हम सुधार कर सकते हैं इसमें, और आपके लिए क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आपके लिए, मुझे चाहिए। और आपका शेयर लाइक जो है वो हमारे उत्साह को बढ़ाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, किसी और का भी भला हो जाए जो बहुत दूर रहते हैं और दूर जाके ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और घर बैठे वो चाहते हैं कि उनका सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाए। तो आप उनको जरूर शेयर करिए। अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो आपका भी भला होगा। ठीक है, ओके, नमस्कार।